हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार सक्सेना माफीदा मेरा कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने देखा हमारे पिछले वीडियो में केमिस्ट्री के कक्षा 12 के अध्याय 1, 2 और 3 के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जिनसे आपको अच्छे से आशा है कि अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हमारा चौथा चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, वो है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। और डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को समझने से पहले हम समझेंगे कि आवर्त सारणी में उनकी स्थिति कैसी है और कहाँ कहाँ तक डी ब्लॉक के तत्व आते हैं, क्या क्या उनमें चीज़ें होती हैं। तो उसी चीज़ को अपन उनके अंतर में लेके अपन डिस्कस करेंगे। तो देखें, सबसे पहले जैसे ये आपकी आवर्त सारणी है, मॉडल पेरियोडिक टेबल है, इसके हिसाब से देखें अपन तो डी ब्लॉक की स्थिति कहाँ पे है। डी ब्लॉक की स्थिति कहाँ, यहाँ पे है। डी ब्लॉक मतलब क्या है, जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये कौन सा है, एस, ये है पी, और ये है डी, और ये है एफ। मतलब कि हमारा जो डी ब्लॉक है वो कहाँ है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। अब डी ब्लॉक की स्थिति क्या होती है, जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आता है। और डी ब्लॉक को कितनी श्रेणियां हैं, देखो डी ब्लॉक में 1, 2, 3 और 4। एक श्रेणी ये हो गई, 2, 3 और 4 कहाँ से शुरू है, समूह 3 से लेके समूह 12 तक। अब डी ब्लॉक में हमें क्या देखना है, 4 श्रेणी है, 1 श्रेणी, 2 श्रेणी, 3 श्रेणी और 4 श्रेणी। एफ ब्लॉक की स्थिति क्या है, एफ ब्लॉक को आवर्त सारणी से बिल्कुल हटकर नीचे की तरफ रखा गया है, जिसमें 2 श्रेणियां हैं, एक 4F श्रेणी, एक 5F श्रेणी, जिसको बोलते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके गुण जो है लेंथेनम के तत्वों से समानता रखते हैं और इसके एक्टिनियम से। तो यहाँ लेंथेनम कितने पे, 57 पर। उसके बाद जो तत्व है 58 कहाँ गया, यहाँ पे एफ ब्लॉक में। तो 58 केवल ये 2 श्रेणी जो है वो समझने की है डी ब्लॉक में, एक ये वाली और एक ये वाली, मतलब 5D और 6D श्रेणी को, जिसमें लेंथेनम के बाद सीधा 72 से 80 के तत्व आते हैं, इसमें 104 से 112 के तत्व आते हैं। ये हमारी डी ब्लॉक की स्थिति है, ये डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसी को अपन अच्छे से समझेंगे कि जैसे कि हमने आवर्त सारणी में देखे चारों स्थितियां समझी कि किस तरीके से स्थिति होती हैं। अब हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि डी ब्लॉक क्या है। अब देखो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है वो है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें आज हम जो समझेंगे वो समझेंगे पूरा क्या, डी ब्लॉक के डी ब्लॉक क्या है और डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं, डी ब्लॉक को किस तरीके से बांटा गया है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की सबसे पहली कंडीशन है कि डी ब्लॉक जो है उसको हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। ये कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट। डी ब्लॉक को बोलते हैं अपन क्या, संक्रमण तत्व। दूसरी बात कि डी ब्लॉक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1D 1 से 10, NS 1 से 2, किसी किसी में NS 0 से 2 भी मिल जाएगा, ये भी सही है, क्योंकि किसी एक कंडीशन पे आके वो एक तत्व के लिए 0 से 2 होता है। तीसरी चीज जो है कि डी ब्लॉक का संक्रमण तत्व कहते हैं, इसको N-1D इलेक्ट्रॉन होता है। और डी ब्लॉक में N-1D जो है, देखो इसमें एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, कौन सी, कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये 3 तत्व जो होते हैं, ये जो होते हैं इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, संक्रमण तत्व में नहीं गिना जाता। इसका क्या रीजन है, अपन देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने देखा डी ब्लॉक को क्या संक्रमण तत्व है। क्यों कहते हैं संक्रमण तत्व, क्योंकि डी ब्लॉक की जो स्थिति है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में होती है। यहाँ पे जो हमने आवर्त सारणी में देखी, एस होता है प्रबल धन विद्युती और पी होता है प्रबल ऋण विद्युती। मतलब पी में ज्यादातर मोस्टली धातु है, एस में धातु है, तो ये धन विद्युती है, ये ऋण विद्युती है। और इन दोनों के प्रभाव के कारण ये क्या हो जाता है, संक्रमण तत्व हो जाता है, क्योंकि इसकी संयोजकता जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। अब डी ब्लॉक की हम बात करें तो डी ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में, 4 श्रेणी जो है डी ब्लॉक को 4 श्रेणी में बांटा गया है, जो हमने आवर्त सारणी में बताई थी। पहली होती है 3D श्रेणी, दूसरी होती है 4D श्रेणी, तीसरी होती है 5D श्रेणी और चौथी होती है 6D श्रेणी।
3D, 4D, 5D और 6D। हमें इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, 3D श्रेणी क्यों कहते हैं और इसको डी ब्लॉक और क्यों कहा जाता है। एक रीजन और होता है डी ब्लॉक का कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन वो हमेशा किस में जाता है, डी कक्षक के अंदर या डी उपकोष के अंदर का है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी कक्षक में, इसलिए ये क्या होता है, डी ब्लॉक का तत्व है। अब देखो इसमें हम समझे तो डी ब्लॉक में हमने क्या समझा कि डी ब्लॉक जो होता है वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं, एक चीज। दूसरी चीज कि डी ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में जाता है, डी कक्षक में जाता है। तीसरी चीज कि डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2 या ns 0 से 2 भी हो सकता है। चौथी चीज क्या है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व में नहीं गिना जाता है, क्यों, इसका रीजन अपन देंगे। तो डी ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि हमने देखा 3D, 4D, 5D और 6D। अब देखो ये श्रेणी कहां से कहां तक होती है। 3D श्रेणी जो होती है वो होती है स्कैंडियम 21 से लेके जिंक परमाणु क्रमांक 30 तक, ठीक है। अब ये 3D क्यों होती है, क्योंकि इसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा कहाँ जाता है, 3D कक्षक में। अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन हमेशा 3D कक्षक में, इसलिए इसे 3D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। 4D संक्रमण श्रेणी होती है यट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4D कक्षक में। 5D श्रेणी और 6D श्रेणी जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी है। 5D श्रेणी शुरू होती है लैंथेनम 57 से, लेकिन फिर इसके बाद इसमें से तत्व हट जाते हैं। फिर आता है हैफनियम से मरकरी 80 और हैफनियम 72 से लेके कहाँ तक, 80 तक के तत्व। चौथी है 6D श्रेणी। 6D श्रेणी होती है एक्टिनियम 89 से शुरू, फिर यहाँ पे कोमा, फिर ये हो जाती है 104 रदरफोर्डियम से 112 कॉपरनीशियम तक। तो इस तरीके से ये 4 श्रेणियां होती हैं। अब इन श्रेणियों के बाद संक्रमण तत्व के कुछ गुण होते हैं, उसी से रिलेटेड इनके क्वेश्चंस होते हैं, जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं, अपन देखें उन्हें। तो देखो यहाँ पर संक्रमण तत्व के जो गुण हैं उन्हीं से अपन क्वेश्चन बनाएंगे। एक क्वेश्चन अभी ये रह गया, इसलिए इसको बाद में देखेंगे। अब देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है संक्रमण तत्व जो होते हैं, संक्रमण तत्व इनके गलनांक और क्वथनांक वो होते हैं। दूसरा, ठीक है, फिर आता है कि ये मिश्र धातु क्यों बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मिश्र धातु आसानी से बना लेते हैं, बनाते हैं क्यों, ये भी, इसको भी क्यों में जवाब देना है, रीजन पूरे। फिर आता है कि ये मिश्र धातु हो गए, गलनांक क्वथनांक कुछ हो गए। फिर आता है परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। फिर आता है आपका कि ये अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं, अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं। फिर आता है कि ये रंगीन आयन बनाते हैं। फिर आता है कि अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं, अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। फिर आता है कि इनके जो तत्व हैं वो संकुल क्यों बनाते हैं, संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको हमें एक एक करके समझना है, इनके आंसर्स को अच्छे से देखेंगे। जैसे कि पहला तत्व है संक्रमण तत्व जो है कि उसमें गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं। आप देखो गलनांक क्वथनांक का मतलब क्या है, कोई चीज पिघलती है उबलती है, बॉयल करें, तो गलनांक मतलब मेल्ट होता है। मेल्ट ज्यादा कब होगा, किसका होता है, धातु का। तो संक्रमण तत्व में सभी यौगिक जो सभी तत्व हैं वो कैसे हैं, धातु हैं। और धातुओं में 2 तरीके का बंध है, कैसा, धात्विक बंध और संयोजी बंध। तो इस बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि संक्रमण तत्वों का गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, उच्च होता है।
मतलब कि इस चीज के लिए हमने क्या समझा कि इसमें मोस्टली क्या है, एक धात्विक और एक सहसंयोजी, दो टाइप का बंध है। इसको तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक बहुत छोटे हैं। और इन सब में आप एक लाइन कॉमनली डाल सकते हैं, वो कौन सी कि n-1d जो होता है आंशिक भरा होता है। आंशिक का मतलब है कि ये पूर्ण रूप से भरा नहीं होगा, ये पूर्ण नहीं होगा। कैसा होगा? पूर्ण नहीं होगा। अब इसी में कंडीशन छुपी होती है, ये वाली देखो, जिंक कैडमियम मरकरी को संक्रमण तत्व में क्यों नहीं गिना जाता है? क्योंकि इनके बाहरी कोश जो होता है, जिसे आउटर सेल बोलते हैं, वो पूर्ण भरी होती है, और जबकि इनमें जो है वो कभी भी डी ब्लॉक में डी कक्षा जो है पूर्ण भरा नहीं होगा, लेकिन इन तीन तत्वों में पूर्ण रूप से भरा होता है, इसीलिए ये तत्व संक्रमण तत्व में नहीं गिने जाते हैं। ये इसकी कंडीशन थी। अब ये आसानी से मिश्र धातु बना लेते हैं। क्यों? मिश्र धातु का मतलब क्या? मिश्र धातु का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक धातु या अधातु आसानी से एक दूसरे में मिश्रित हो जाए और एक सिंपल और फॉर्मेट बन जाए जिससे हमें पता ना चले कि क्या है, तो वो मिक्स जो हो जाती है चीज, उसको बोलते हैं मिश्र धातु। जैसे पीतल है, वो मिश्र धातु है एक, ठीक है। उसी चीज को मतलब मिश्र धातु में क्या हुआ, दो धातु मिल रही। दो धातु कब मिलेंगी? कोई चीज कब मिलती है? जब उसमें कोई जगह खाली होती है, तभी तो वो चीज उसमें आएगी। जब तक वो जगह खाली नहीं होगी तब तक क्यों आएगी उसके अंदर? क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है। जैसे अपन अगर दीवार पे अगर अपन पुट्टी करवाते हैं तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो पुट्टी द्वारा भर जाते हैं, जिससे फिनिशिंग आती है। वो कब आती है? जब उसमें छिद्र होंगे। जब नहीं होते हैं तो उस जगह पे प्लेन हो जाती है। तो उसी चीज के हिसाब से अपन मिश्र धातु को समझे आसानी से। मिश्र धातु का मतलब क्या है कि इसमें जो कक्षक है डी कक्षक, वो आंशिक रूप से भरा है। पहली चीज ये लाइन सब में डालनी है। आंशिक भरा हुआ होता है मतलब पूर्ण भरा नहीं होता है। उसके लिए क्या होगा, डी कक्षक जब आसानी से पूर्ण भरा नहीं होगा तो उसके कक्षकों में परमाणु आकार में अंतर नहीं होता है। तो क्रिस्टल जागलक की संरचना जो होती है उसमें परमाणु आकार नहीं होता है, ज्यादा अंतर अलग कैसे होते हैं, समान। तो जो धातुएं होती हैं उनके आकारों में अंतर नहीं होता है, इसलिए वो आसानी से क्या होते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, और इस वजह से वो आसानी से एक मिश्र धातु बना लेते हैं। मतलब इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें क्या है, इसमें अपना मेन कॉन्सेप्ट है कि इनका परमाणु का आकार, इसमें अंतर नहीं होता है, लगभग समान होता है। अब परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। संयोजकता प्रदर्शित करते का मतलब क्या? संयोजकता देखने। संयोजकता क्या शब्द है? संयोजकता का मतलब होता है किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में स्थित जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो बाहरी कोश है वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, मतलब ग्रहण करता है या साझा करता है या उसको त्यागता है, मतलब दान देता है या त्यागना या ग्रहण करना या साझेदारी करना, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन बनती है अष्टक पूरा करने के लिए। तो जितने इलेक्ट्रॉनों के लिए वो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है वो कहलाएगा उसकी संयोजकता। और वो कह रहा है कि क्यों बदल जाती है संयोजकता को, आज की डेट में अपन ऑक्सीकरण अवस्था से दर्शाते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या है? इसमें देखो n-1d कैसा अपूर्ण है। अब इसमें दो कोश हैं, कौन से? एक n-1d और एक ns कक्षक। तो इसमें डी कक्षक और एस कक्षक दोनों के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होगा तो डी कक्षक अगर संयोजी कोश का काम कर रहा है तो एस भी करने लगेगा, क्योंकि अंतर नहीं है दोनों की ऊर्जा में। और जब दोनों संयोजी कोश का काम करेंगे तो सीधी बात है कि संयोजकता क्या है, परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि उसके भी इलेक्ट्रॉन मर्ज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इस कंडीशन पर अपन कहते हैं, इसके लिए मोस्ट कंडीशन कौन सी हुई? इसके लिए हुई कि डी और एस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में अधिक अंतर ना होना, अधिक अंतर ना होना। ये शॉर्ट में अपन को समझने के लिए ये चीजें ध्यान रखना। अब अच्छे उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक वो होता है जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है या घटाता है, जैसे कि हमने रासायनिक बलगतिकी में पढ़ा था। उत्प्रेरक क्या है? अब अच्छे उत्प्रेरक क्या है? अच्छे उत्प्रेरक इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी कंडीशन ये होती है कि अच्छे उत्प्रेरक हैं तो ये रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ाएगा। कब बढ़ाएगा? जब अभिकारक का सांद्रण बढ़ेगा। तो उत्प्रेरक का काम क्या होता है? ये किसी भी पदार्थ को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेते हैं। जब इसका n-1d जो है आंशिक भरा है तो उस कंडीशन पर जो है इसकी संयोजकता स्वतंत्र हो जाती है। संयोजकता स्वतंत्र होने से क्या होता है? उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है पृष्ठ का, और जब किसी चीज का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा पदार्थ को अधिशोषित करेगा, और जब वो अधिशोषित करेगा तो उस कंडीशन पे उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। मतलब संयोजकता स्वतंत्र हो गई
क्षेत्रफल बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया तो पदार्थ जो है और अधिशोषित हो जाएगा, और ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, सांद्रता बढ़ जाएगी। और हम जानते हैं कि जब किसी चीज़ की सांद्रता बढ़ती है तो अभिकारक की गति भी परिवर्तित हो जाती है। तो ये अभिक्रिया की गति हो गई परिवर्तित। तो इसके लिए कंडीशन कौन सी है? पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब आता है रंगीन आयन बनाते हैं, चुंबकीय व्यवहार। अब देखो, रंगीन आयन और चुंबकीय व्यवहार की दोनों की कंडीशन लगभग सेम है। रंगीन आयन का मतलब क्या होता है कि अब इनका n-20 आंशिक भरा है तो दो कंडीशन होगी, या तो इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे या इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे। दो कंडीशन होती हैं जो अपन बॉन्ड के नियम से भरते थे, कक्षा 11 में पढ़ा होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता था, या तो पेयर 6 होगा पूरा। जैसे मान लो अगर हम डी कक्षक की बात करें तो डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? ब्लॉक 5, 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे क्या होता था कि पूरा भरा है तो उस कंडीशन में क्या होता था, ये हो जाता था, मतलब कि पेयर हो जाते थे, जिससे क्या होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर मान लो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो कैसे भरेंगे? सबसे पहले तो एक एक जाएगा, फिर एक यहाँ, तो ये कितने हो गए? अनपेयर कितने हो गए? 4 हो गए। ये युग्मित है मतलब पेयर है, और ये कैसे हैं? अयुग्मित है मतलब अनपेयर है। तो इसी कंडीशन को फॉलो करना है। डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो प्रकाश की ऊर्जा को या दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और उच्च रिक्त डी कक्षकों में जाके संक्रमण कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं डी संक्रमण। जब यह संक्रमण होता है वो कब होगा? जब युग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो। कैसा हो? अयुग्मित हो। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो रिक्त डी कक्षक में आके संक्रमण कर लेंगे, जिससे क्या हो जाता है? डी का इलेक्ट्रॉन डी में पहुंचता है तो डी संक्रमण हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पदार्थ है वो प्रकाश जो परावर्तित करता है वो कौन सा करता है? तब रंगीन, सफेद ना होकर कैसा कर देता है? रंगीन। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि इनके लिए मेन कंडीशन कौन सी है रंगीन आयन के लिए? वो कहलाती है डी संक्रमण। अब इसी में एक चीज और कि अगर मान लो पेयर होगा तो ऊर्जा तो अवशोषित करेगा, क्योंकि ऊर्जा आएगी तो अवशोषित तो होगी, लेकिन वो उच्च ऊर्जा वाले रिक्त कक्षकों में नहीं पहुंचेगा क्योंकि सारी चीज पेयर है। तो उस कंडीशन पे परावर्तित प्रकाश तो निकलेगा, लेकिन रंगीन ना होकर कैसा निकलेगा? वो सफेद निकलेगा। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। फिर आता है अयुग्मित के बाद अनुचुंबकीय लक्षण। अनुचुंबकीय दो प्रकार के लक्षण है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब कि भाई अगर चीज अनपेयर है, माने इस तरह अयुग्मित है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी कक्षीय गति भी करेगा, और जब कक्षीय गति करेगा इलेक्ट्रॉन तो उस कंडीशन पे एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस वजह से क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने से वो चुंबक की ओर आकर्षित होने लगता है। तो जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही वो पदार्थ अनुचुंबकीय होगा, और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो लक्षण तो होगा, लेकिन कौन सा होगा? प्रति चुंबकीय का। तो ये भी कंडीशन ध्यान रखनी है। अनुचुंबकीय लक्षण कब होता है? जब युग्मित इलेक्ट्रॉन हो। प्रति चुंबकीय लक्षण कब होता है? जब वो कैसा हो? युग्मित इलेक्ट्रॉन रखता हो। फिर आती है बात संकुल यौगिक की। 7वां क्वेश्चन है हमारा संकुल यौगिक। संकुल यौगिक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, माने उपसह संयोजी यौगिक, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है। उसका मतलब होता है जहां पे उपसह संयोजी बंध बनता है। और उपसह संयोजी बंध में क्या होता है कि जो संकुल यौगिक की प्रवृत्ति है वो डी कक्षक में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का धनावेश घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये हमेशा प्लस ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाता है तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा तो फिर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर ग्रहण कर लेगा लिगैंड के, उस वजह से वो संकुल यौगिक बनाते हैं। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है कि जिंक जो है +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और जिंक जो है कोमल होता है, लेकिन क्रोमियम कठोर होता है। क्यों? तो जिंक कोमल इसलिए होता है क्योंकि ये क्या है? पूर्ण भरा हुआ है, इस वजह से कोमल होता है। और क्रोमियम जो है वो कठोर होता है क्योंकि वो आंशिक भरा होता है। इसी के साथ एक लास्ट चीज जो है वो अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी का मतलब होता है जब किसी परमाणु में कोई बाह्य तत्व आ जाए। वो कब आएगा? जब उसमें उसके क्रिस्टल जालक की आंतरिक संरचना में कोई जगह खाली होती है, और जब उस जगह को भरने के लिए कोई बाह्य परमाणु जो है स्थान ग्रहण कर लेता है और जो यौगिक बनता है उसको कहते हैं हम अंतराकाशी यौगिक, जो कि हमेशा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या बोरॉन हो सकते हैं। आशा है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। माँ पीताम्बर कोचिंग क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद।